नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जीता हुआ चुनाव कैसे हारा जाता है, इसका उदाहरण बन चुकी है कांग्रेस। अब सब बैठकर हिसाब लगा रहे हैं कि कांग्रेस ऐसी कौन सी कलाकारी करती है कि जीत के जबड़े से हार खींच लाती है। आखिर कैसे जीतते जीतते हार गई हरियाणा में कांग्रेस। देखिए, एक भी फैक्टर ऐसा नहीं था जो भाजपा के पक्ष में हो। किसान उसके खिलाफ, जाट उसके खिलाफ, पहलवान उसके खिलाफ, अग्निवीर उसके खिलाफ, पुरानी पेंशन की मांग उसके खिलाफ। भाजपा की तो हालत ऐसी थी कि आखिरी दिन के आखिरी मिनट तक लगे रहने वाले नरेंद्र मोदी खुद चुनाव प्रचार खत्म होने के 2 दिन पहले ही मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। बावजूद इसके बीजेपी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का इतिहास रच दिया और शपथ की तैयारी कर रही कांग्रेस को गोहाना की जलेबी का ऑर्डर रद्द करना पड़ा। तो चलिए समझते हैं कि क्या ले डूबा कांग्रेस को। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस पार्टी आज भी इस हैंगओवर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है कि उसने देश को आजादी दिलाई और वो 60 साल तक देश की सबसे बड़ी पार्टी रही। लेकिन पिछले 25 वर्षों में भारत की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है और सच यह है कि देश के कई राज्यों में कांग्रेस का नाम लेने वाले तक नहीं बचे हैं। पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से ज्यादातर बेहद बुजुर्ग, थके हुए और भारत के जमीनी हालात से पूरी तरह कटे हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी ने अकेले दम पर पार्टी को निराशा के दलदल से बाहर निकाला जरूर है, लेकिन हकीकत यह है कि खुद पार्टी ही उनकी वैचारिक लाइन को लेकर बहुत सहज नजर नहीं आती। नतीजा वो निजी क्षत्रपों की महत्वाकांक्षाओं के आगे इतनी बेबस नजर आती है कि मौजूदा सत्ता से लोगों की भारी नाराजगी और निराशा के बावजूद विकल्प बनने की व्यापक उम्मीद नहीं जगा पाती। और हरियाणा में बिल्कुल यही हुआ। कांग्रेस की हार के कारण सिर्फ चुनावी रणनीति या उम्मीदवारों के चयन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पार्टी की आंतरिक राजनीति, क्षेत्रीय समीकरण और जमीनी स्तर पर पार्टी की नीतियों की विफलता शामिल है। जरूरत कहें या मजबूरी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ज्यादा निर्भरता ने गैर जाटों को न चाहते हुए भी बीजेपी की तरफ मोड़ दी। कुमारी शैलजा कांग्रेस में रहकर भी कांग्रेस की कब्र खोद रही थी और राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक उनकी चिरौरी करते रहे, बजाय एक सीधी लकीर खींचकर फैसला लेने के। यूं तो सैकड़ों वजह हो सकती हैं, लेकिन अगर सीधे तौर पर बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस की हार के पीछे 6 बड़े कारण रहे। पहला, नेतृत्व की कमी और गुटबाजी। दूसरा, चुनावी रणनीति की असफलता। तीसरा, जमीनी स्तर पर संगठन की कमी। चौथा, जातिगत समीकरण में असफलता। पांचवा, युवा और महिलाओं को साधने में विफलता। और छठा, भाजपा के माइक्रो मैनेजमेंट को नजरअंदाज करना। चलिए एक एक करके इन सभी वजहों की पड़ताल करते हैं। सच कहें तो हरियाणा में कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व था ही नहीं। कहने को उदय भान जरूर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के अलावा पूरी कांग्रेस पार्टी जानती है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है। वो पार्टी को साथ लेकर चलने की जगह सिर्फ हुड्डा के लिए काम करते रहे। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या हमेशा से आंतरिक गुटबाजी रही है। लगा था कि छत्तीसगढ़ में मुंह के बल गिरने के बाद पार्टी ने कुछ सीखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस के अंदर कई धड़े थे जो एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करने की बजाय व्यक्तिगत एजेंडे पर काम करते रहे। इसके एक सिरे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, तो दूसरे सिरे पर कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला का गुट। एक चौथा गुट किरण चौधरी का गुट था, जो ठीक चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराजगी की वजह से शामिल हुई। बाकायदा बताकर उन्होंने ऐसा किया। हुड्डा ने पार्टी को समझा दिया कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन सच यह है कि इसने कांग्रेस को कमजोर किया और इसका भारी नुकसान हुआ। एक पांचवा गुट अशोक तंवर का गुट भी था। वो प्रदेश अध्यक्ष रहे और हुड्डा की वजह से ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल उन्हें कांग्रेस में वापस ले आए। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरे चुनाव में कांग्रेस एक दिन के लिए भी एकजुट नजर आई ही नहीं। ऐसा लगा कि यह मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी की नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पार्टी है। नतीजा, चुनाव में एकजुटता कभी नजर आई ही नहीं। कहा तो यह भी जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे ने खुद ही विरोधी खेमे के नेताओं को कमजोर करने के लिए बागियों को शह दी। इसका नतीजा इतना भयावह हुआ कि हुड्डा तीसरी बार सीएम बनने का सपना पाले ही रह गए।
इतनी बड़ी पार्टी अंदाजा ही नहीं लगा पाई कि बागी कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। चलिए समझते हैं। जैसे कालका की सीट कांग्रेस हारी 11,000 वोट से और बागी को आए 32,000 वोट। पुंडरी सीट कांग्रेस तीसरे नंबर पर आई, वहां बागी को मिले 40,000 वोट और वो केवल 2,000 वोट से हारा। मतलब अगर उन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया होता तो जीत पक्की थी, गारंटी। इसी तरह गोहाना की सीट कांग्रेस 10,500 वोट से हारी और बागी को आए 12,000 वोट। अंबाला कैंट वहां तो कांग्रेस के बागी को 57,000 वोट आए। पसंद की सीट 2,000 से हारी और बागी को मिले 16,000 वोट। महेंद्रगढ़ 2,000 से हारी और बागी को मिले 21,000 वोट। सोहना की सीट पूछिए ही मत, हार का अंतर 11,000 और बागी को मिले 70,000 वोट। रानिया सीट पर तो कांग्रेस केवल 3,000 वोट से हार गई और बागी ले गया 36,000 वोट। बहादुरगढ़ की सीट तो कांग्रेस का बागी जीत गया। अगर साधारण गणित ही मान ले तब भी कांग्रेस की 54 सीटें कहीं नहीं गई थी, 17 बागियों ने नुकसान पहुंचाई। अगर उसने केवल गुटबाजी पर लगाम कस लिया होता। मतलब कांग्रेस के पास जीतने वाले उम्मीदवार हाथ जोड़कर खड़े थे, लेकिन हुड्डा को नाराज न करने के चक्कर में उसने जीत बीजेपी को थाली में परोस कर दे दी। अब एक तो गुटबाजी और दूसरे रणनीति की असफलता। भाजपा ने अपने चुनावी अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी राष्ट्रीय योजनाओं पर केंद्रित रखा, तो कांग्रेस अपने गढ़ों पर ही ध्यान केंद्रित कर रही थी। वो राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मुद्दों के बीच संतुलन बनाने में असफल रही। चुनावी अभियान में कांग्रेस के पास एक स्पष्ट विजन या मजबूत नेतृत्व कभी दिखाई ही नहीं दिया, जबकि भाजपा ने एक सटीक और संगठित अभियान चलाया। एक और कारण जमीन पर संगठन की कमी। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच संवाद की कमी और पार्टी नेतृत्व से दूरियों ने कांग्रेस की पहुंच को सीमित कर दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश और सक्रियता की कमी, संगठन के अंदरूनी ढांचे की कमी और कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं और नेताओं की उपेक्षा ने भी चुनावी नुकसान में अहम भूमिका निभाई। अब आइए जातिगत समीकरण में असफलता पर। यह बात सच है कि कांग्रेस जाट समुदाय पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए थी, लेकिन भाजपा और आईएनएलडी और जेजेपी जैसी पार्टियों की सेंधमारी को वो भांप तक नहीं सकती। दूसरी तरफ कांग्रेस की कमजोरी का फायदा उठाकर भाजपा ने दलित, ओबीसी, ब्राह्मण, राजपूत और पंजाबी जैसे गैर जाट वोट बैंक को अपनी तरफ मोड़ लिया। शैलजा जैसी कांग्रेस की कद्दावर दलित नेता खुलकर भाजपा का रास्ता आसान करती नजर आई। मीडिया में बेहिसाब बयान देती रही कि वो नाराज हैं और पार्टी ने उनके साथ न्याय नहीं किया। पूरे चुनाव अभियान से उन्होंने घोषित तौर पर दूरी बनाकर रखी। राहुल की एक मीटिंग को छोड़कर शैलजा, हुड्डा और सुरजेवाला एक साथ कभी नजर आए ही नहीं। पार्टी के पास गैर जाट ओबीसी नेताओं का घोर अभाव है और ऐसा केवल हरियाणा में नहीं है, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी के पास न तो कोई ओबीसी बड़ा चेहरा है और न ही वो इसकी तलाश कर रही है। कमाल तो यह है कि कांग्रेस हरियाणा में किसानों की नाराजगी को भी अपनी तरफ नहीं मोड़ सकी। विनेश फोगाट की वजह से महिलाओं के बीच माहौल जरूर बना, लेकिन कांग्रेस के पास इस बात की कोई रूपरेखा ही नहीं थी कि इसे आगे कैसे ले जाना है। नतीजा, विनेश खुद अपनी सीट पर संघर्ष करती हुई नजर आई। अग्निवीर को खत्म कर देने की गारंटी के बावजूद अगर कांग्रेस नौजवानों को नहीं साध पाई तो इसका सीधा मतलब यह है कि पार्टी के पास जमीन पर उसके मुद्दों और नारों को ले जाने वाले लोग नहीं हैं। राहुल गांधी को समझना होगा कि जातीय जनगणना और भागीदारी की बात सुनने में जरूर अच्छी लगती है, लेकिन उसके आंतरिक ढांचे में इसकी गैर मौजूदगी बीजेपी का काम आसान कर देती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।